Assalamualaikum. Let's start with the latest past paper. We are doing today October November 2025 पेपर टू वेरिएंट वन। अच्छा, अब एक बात आप सुन लो गौर से। दो मशवरे मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो ये पास पेपर जो आप अभी कर रहे हो, इसकी मैं आपको पूरी एमएस बनवा दूंगा। ठीक हो गया? और इसके केस स्टडी के आंसर्स, सेक्शन बी के आंसर्स आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। सही? एक पेपर है, आई एम नॉट श्योर कि वो रिलीज हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। फेब्रवरी मार्च 2026 ये पेपर शायद रिलीज हो गया है। अगर हो गया होगा तो मैं आपको अभी भेज दूंगा व्हाट्सएप पर क्लास के बाद। इसको आप पूरा खुद से अटेम्प्ट करेंगे, टाइमर लगाकर, ताकि आपको खुद से अटेम्प्ट करना भी आए। सही है? और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही है? इस पेपर की मैं एमएस बनवा दूंगा, तो आप खुद एमएस को देख देख के आंसर कंस्ट्रक्ट कर लेना। फेब्रवरी मार्च 2026 पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं पूरे सारे के सारे आंसर्स विद रिटन सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। तो आप खुद से टैली भी कर लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 100 150 बच्चे हैं, अब मैं सबके तो आंसर चेक नहीं कर सकता ना, तो बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। ठीक है? अच्छा जी, अब मैं केस स्टडी शुरू कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। ठीक है? Mexico's backward looking energy policy is bad for the country and the planet. In 2023, Mexico's energy policies looked increasingly out of step with those in the rest of the world. मेक्सिको ने एनर्जी पॉलिसीज लगाई थी जो कि दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। The Mexican president reversed recent reforms of Mexico's energy market. These reforms increase the role of private sector firms. भाई इसने रिफॉर्म निकाले थे, और इस रिफॉर्म की वजह से प्राइवेट सेक्टर फर्म्स का रोल इंक्रीज हो गया था। सही है? तो एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है कि मैक्सिको मैक्सिको की गवर्नमेंट ने किसका रोल बढ़ा दिया था? प्राइवेट सेक्टर फर्म्स का। सही है? और कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? ये एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं भाई। इसने एनर्जी रिफॉर्म्स में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया था। ही चेंज्ड He changed the balance of the mixed economy by prioritizing state-owned companies and stressed that the Mexico should produce its own energy rather than importing it. ये क्या कह रहा था? He changed the balance of the mixed economy by prioritizing state-owned companies and stressed that Mexico should produce its own energy rather than importing it. इसका मतलब है कि मैक्सिको जो है ना, वो बाहर से एनर्जी को क्या कर रहा था? इंपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसके आउटफ्लोज ज़्यादा थे, और इसका करंट अकाउंट किसके अंदर होगा? डेफिसिट के अंदर होगा। सर, मैक्सिको का करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों है? क्योंकि मैक्सिको इलेक्ट्रिसिटी को बाहर से क्या मार रहा था? इंपोर्ट मार रहा था। सही? अच्छा, और मैक्सिको की इकोनॉमी पहले क्या चल रही थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है? मैक्सिको की इकोनॉमी क्या चल रही थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसने क्या करा? इसने प्राइवेट सेक्टर फर्म्स का रोल बढ़ा दिया, मतलब इसने मिक्स से मार्केट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। इसने गवर्नमेंट को उड़ाने की कोशिश करी है। आगे चलता हूँ। The government invested in a new oil refinery and decided to keep coal-fired power station running. भाई मैक्सिको ने किधर इन्वेस्ट करा था? ऑयल रिफाइनरी में, और कोल फायर्ड पावर स्टेशन को भी साथ साथ चला रहा था। सही है? अच्छा, मुझे बताओ ये इसका क्या होगा? ऑयल रिफाइनरी, ऑयल का सब्सटीट्यूट क्या होता है? कोल फायर ना भाई। तो ये दोनों सब्सटीट्यूट घटे, याद रखना। सही है? It also gave state-owned electricity and oil companies priority over private sector rivals, so it was harder for private firms to obtain permits to generate electricity and to explore oil. इसने प्रायोरिटी दी है स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को और ऑयल कंपनीज को। प्राइवेट सेक्टर जो इनका कॉम्पिटिटर था, राइवल था, उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। तभी प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो एनर्जी को जनरेट करे और ऑयल को एक्सप्लोर करे। मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना, वो स्टेट ओन्ड कंपनीज, गवर्नमेंट के इदारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। सही है? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की क्या पता मोनोपली वोनोपली चल रही हो। ठीक है? आगे चलता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। मैक्सिको हैज ट्रेडिशनली एक्सपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड इंपोर्टेड नेचुरल गैस। मैक्सिको क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है।
However, the new plan is that oil will be used to generate the country's electricity. ये कह रहा है अब क्रूड ऑयल जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब हम क्रूड ऑयल को अपनी एनर्जी बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। There has been a global shift towards energy self-sufficiency, but it's unclear whether Mexico has the capacity to produce enough electricity for its 130 million people. ये कह रहा है कि भाई क्या मैक्सिको के पास कैपेसिटी है या नहीं है कि वो 130 लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है या नहीं बना सकता। ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, मतलब हम इवैल्यूएशन में ये बात यूज कर सकते हैं कि मैक्सिको के पास क्या इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या मैक्सिको के पास इनफ कैपेसिटी है कि वो 130 मिलियन पॉपुलेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। There may also be an impact on the country's balance of trade in goods, which was in deficit for 9 months of 2022. इसने बोला है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो डेफिसिट में था, और क्यों डेफिसिट में था उसका आपको ऊपर रीजन पता है कि ये एनर्जी को क्या करता था, बाहर से इंपोर्ट करता था। अब ये फिगर 1.1 दी हुई है इसने, ये पूरी फिगर 1.1 है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसने हमें पूरा डेटा दे दिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है ना भाई। सही है, आगे चलें। अच्छा, अगर मैं यूं देखूं ओवर द पीरियड में देखूं 2022 जनवरी से दिसंबर 2022 तक क्या हुआ है भाई, पहले किस में था, डेफिसिट में था, और अब किस में चला गया है, सरप्लस में। ये मैंने ओवर द पीरियड बताया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें बताएगी कि इसने किन किन महीनों को कंपेयर करने का बोला है या इसने ओवरऑल ट्रेंड निकालने का बोला है, वॉट एवर इट इज। आगे चलता हूँ, लास्ट टू पैराग्राफ। एनर्जी इज लाइकली टू बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक हो गया भाई। Operating cost of the state-owned electricity producers significantly higher than their private sector rivals. Its old and inefficient plants are expensive to maintain. These costs will be passed on to the consumer either directly or by the government having to spend more on subsidies to keep down the price. देखो ये लाइन मैंने जैसे ही पढ़ी ना तो आपको मेरा लेक्चर दिमाग में जलना चाहिए। मैंने याद है आपको बोला था कि जब कॉस्ट ऑफ, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि अब क्या बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है इसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। और ये कह रहा है कि इस प्राइस के बढ़ने को मैं आगे किसके ऊपर पास करूंगा, कंज्यूमर के ऊपर। कितना कौन किसके ऊपर पास करेगा वो पीईडी बताएगा। अब खुद से सोचो, अगर डिमांड इलास्टिक होती है तो मैं प्राइस को थोड़े से बढ़ा सकता हूँ, ऐसा है भाई, क्योंकि लोग स्विच मार जाएंगे, तो इसका मतलब है इलास्टिक डिमांड के अंदर कंज्यूमर के ऊपर बर्डन कम होगा। सही कह रहा हूँ। अच्छा, इन इलास्टिक डिमांड में मैं प्राइस को ज़्यादा से बढ़ा सकता हूँ, तो इट मीन्स कि इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर बर्डन हाई होगा। सही लिखा है भाई मैंने। इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर बर्डन कम है, प्रोड्यूसर बर्डन ज़्यादा है। इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर बर्डन ज़्यादा है, प्रोड्यूसर बर्डन कम है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि वो प्राइस को गिरा के रखे, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ। द एनवायरमेंट विल ऑल्सो सफर। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी मेरे दिमाग में बत्ती जली यार। आपको मार्केट फेलियर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ रही होगी, एयर और नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा होगा, सही है। मैक्सिको विल सी लेस इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन एनर्जी पॉलिसी। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट गिरेगी, तो जैसे ही मैंने ये वर्ड देखा मेरे दिमाग में बत्ती जली कि यार इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो इससे एग्रीगेटेड डिमांड भी कम होगी, ठीक है। In the past, domestic and foreign firms in the private sector did much of the investing. The policy change means that Mexico is unlikely to meet its pledge to produce 35% of its electricity from renewable source by 2024. ये मैंने पूरी केस स्टडी आपको पढ़ दी है। देखो केस स्टडी में आप तभी कामयाब होगे जब आप केस स्टडी को क्रैक डाउन करो। आप चीज़ें साइड पे लिखो ताकि आपको अगेन एंड अगेन पैराग्राफ में सर्चिंग ना करनी पड़े कि कौन सी सवाल का जवाब, किस बात का जवाब किधर मौजूद है। अच्छा, दो और पैराग्राफ्स रहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, आ जाए। The impact of the energy policy may be felt in the economy more broadly. The earlier energy reforms had helped to bring manufacturers to Mexico by making power cheaper and more reliable. Now the uncertainty is deterring investors. क्या कह रहा है भाई, एनर्जी पॉलिसी का इफेक्ट जो है ना वो इकोनॉमी में देखा जा रहा है। सही है। अर्लियर एनर्जी रिफॉर्म्स की वजह से मैन्युफैक्चर
पावर मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सस्ती थी और ज़्यादा रिलायबल भी थी, ठीक है। The opportunity cost of Mexico's new energy policy is huge. Economists reckon that Mexico could have produced almost half its electricity from renewable sources long before its target of 2050. भाई इसकी एनर्जी पॉलिसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मैक्सिको है ना, अपनी आधी इलेक्ट्रिसिटी 2050 तक आधी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इसके टारगेट से भी पहले, 2050 से भी पहले। MNCs were looking at Mexico as an alternative location to other countries, but because of Mexico's change in energy policy, those companies are likely to go elsewhere. भाई पहले MNC मैक्सिको आने वाली थी, लेकिन इसने एनर्जी पॉलिसी चेंज कर दी, इसलिए MNC कहीं और कटने वाली है, कोई और मुल्क जाने वाली है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल वेरी इजी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन वेदर मैक्सिको इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। 2 मार्क का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि यार क्या मैक्सिको मिक्स्ड इकोनॉमी है? हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, बताओ। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी। पहले आप क्या बताएंगे इसको, पहले आप डिफाइन करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। सही है, पहले आप इसको क्या डिफाइन करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर भी होता है और गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होती है। तो आप क्या लिखोगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट प्रोड्यूसर एंड बाय गवर्नमेंट, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कह रहा है एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेन करो कि मैक्सिको एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है। पहले तो आपने इसको बता दिया कि भाई मैक्सिको में प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर फर्म्स भी हैं। पहला तो आपने ये बताया कि भाई मैक्सिको के अंदर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर फर्म्स भी हैं, ये पहला रीज़न हो गया। अच्छा, फिर आप इसको बताओगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिकन गवर्नमेंट एनर्जी पॉलिसीज लगा रही थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिकन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो रही थी और वो क्या लगा रही थी, वो एनर्जी पॉलिसीज लगा रही थी। इस वजह से वो कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें किसकी इंटरवेंशन हो रही है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो रही है। सही, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। 2 मार्क्स तो फ्री फोकट के हमारे पास आ गए। पार्ट बी पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैक्सिकोज न्यू पॉलिसी इज ह्यूज। ये कह रहा है कि भाई इसका क्या मतलब है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैक्सिकोज न्यू एनर्जी पॉलिसी इज ह्यूज, एक्सप्लेन करो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, पार्ट बी में आप सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे, आप सबसे पहले डिफाइन करोगे इसको कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। बताओ भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट अनदर विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, ये डेफिनेशन दी। अच्छा, पैराग्राफ में इसने एक बात बताई हुई थी कि इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और वो पता है क्या थी। एमएनसीज इसके मुल्क में आ रही थी, याद है, और इसकी एनर्जी पॉलिसी चेंज हो रही थी, इसलिए एमएनसी इसके मुल्क से कट रही थी। दूसरी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी कि ये रिन्यूएबल मेथड्स को यूज नहीं कर पा रहा था, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। सही है, तो आप इसको बता दोगे, पहली आप इसको बता दोगे, एमएनसीज मूविंग अवे फ्रॉम द कंट्री, एमएनसीज मूविंग अवे फ्रॉम द कंट्री ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंजेस इन एनर्जी पॉलिसीज। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया आपका कि आपने इसको बता दिया कि भाई एमएनसी जो है वो मुल्क छोड़ के जा रही थी क्योंकि इसकी एनर्जी पॉलिसी चेंज हो रही थी। सही है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अब वो कहीं और चली जाएगी। सही है, और क्या बताया था इसने, एक और इसने बताया था इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी कि फेलियर था, कि वो क्या नहीं यूज़ कर पा रहा था, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेथड। सही है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेथड नहीं यूज़ कर पा रहा था, ये भी इसका एक फेलियर था। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक बता देना। सही है, 1 मार्क आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करने का मिल जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो, आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। अच्छा, इतना सा नहीं लिखना भाई, इतना सा नहीं लिखना, आपको पूरा समझाना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज दैट माइट हैव बीन लोकेटेड इन मैक्सिको हैज शिफ्टेड समवेयर एल्स ड्यू टू अ चेंज इन देयर एनर्जी पॉलिसीज। सही है, ठीक है, ये आप इस तरीके से समझाओगे, ठीक है भाई। पार्ट सी पे चलूं। हाँ भाई, पार्ट सी।
सर हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू रीडिंग केस स्टडी? 5 मिनट्स बहुत हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। अच्छा जी, पार्ट सी, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मैक्सिको थ्रू स्टेट ओन्ड कंपनीज मे बी एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स। 4 मार्क का सवाल है। कह रहा है कंसिडर करो कि अगर स्टेट ओन्ड कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो क्या कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा। हमें दोनों बताने पड़ेंगे इसको। हमें इसको दोनों बताने पड़ेंगे, फायदे भी और नुकसानात भी। हमें इसको दोनों बताने पड़ेंगे। बेटा आप वेट कर लो, मैं एंड में रिपीट कर दूंगा आपके लिए। हमें इसको फायदे नुकसान दोनों बताने पड़ेंगे भाई। स्टेट ओन्ड कंपनीज अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो इसके कंज्यूमर को सिर्फ फायदे होंगे। हमें सारे के सारे फायदे कंज्यूमर के रिलेटेड बताने हैं, और नुकसानात भी। पहला आप इसको बता दोगे कि ये क्या कर रहा था, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या दे रही थी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे रही थी। फिर आप बताओगे कि इससे प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम होगी तो गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकेगा, तो गरीब आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो पहला फायदा ये है कंज्यूमर का। सही है। और क्या बता सकते हो आप? और क्या बता सकते हो? और बताओ भाई, और क्या बता सकते हो? अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो मेक श्योर करेगी कि सप्लाई ज़्यादा हो, सो दैट एवरी वन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, एवरी वन इज सेटिस्फाइड। ये भी बता सकते हो आप इसको, कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये मेक श्योर करेगी कि सबके सब सेटिस्फाइड हो। उसके अलावा बताओ भाई, स्टेट ओन्ड कंपनीज, स्टेट ओन्ड कंपनीज आवाम के लिए काम करेंगी ना। स्टेट ओन्ड कंपनीज विल वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो इन शॉर्ट कंज्यूमर को फायदा होगा। सही है, मतलब लोड शेडिंग वोड शेडिंग नहीं होगी, ये सारे फायदे होंगे। ठीक है, ये तो फायदे हो गए। नुकसान बताओ। एक तो इसने नुकसान खुद ही बताया हुआ था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, ये इसने बताया हुआ था भाई। इस वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी। एक तो इसने खुद बताया हुआ था। ठीक है। दूसरा इसने क्या बताया था, इसके पास, इसने एक और भी बात बताई थी कि इसके पास इनसफिशिएंट प्लान्स प्लांट्स थे। प्लान्स नहीं, प्लांट्स। इसके पास इनसफिशिएंट प्लांट्स थे, ये बताया था इसने भाई। इसके पास इनसफिशिएंट प्लांट्स थे जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी इलेक्ट्रिसिटी की। गवर्नमेंट के पास ये भी एक मसला था, केस स्टडी में मौजूद थी ये बात। ठीक है। और क्या कह रहा है भाई, और क्या कह रहा है? इसने एक और बात बोली थी कि रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेस इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी। इसने बोला था भाई कि रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, सही है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप एवेल्यूएशन दे दोगे। आप एवेल्यूएशन में क्या लिखोगे भाई? आप एवेल्यूएशन में लिख देना कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं, मतलब एडवांटेज ज़्यादा है डिसएडवांटेज कम है, व्हाट्स एवर, वो आपकी अपनी मर्जी है। सही है। आप लिखोगे कि भाई स्टेट ओन कंपनीज अगर प्रोवाइड कर रही हैं तो वो ये मेक श्योर करेंगी कि कम से कम प्राइस पे प्रोवाइडेड हो, तो स्टेट ओन कंपनीज को प्रोवाइड करना चाहिए। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्वालिटी पे फोकस करेंगी तो वो ये मेक श्योर करेंगी कि देर इज नो डिसरप्शन इन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग वगैरह ना हो। ठीक है। पार्ट डी पे चलता हूँ। पार्ट डी बहुत आसान है, वेरी इजी पार्ट डी। गौर से सुनना भाई, पार्ट डी क्या कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक, assess whether the potential advantage of providing a subsidy to keep down the price of electricity in Mexico will outweigh the potential disadvantages। ये सब्सिडी के फायदे नुकसान आपसे पूछ रहा है। सही है, ये सब्सिडी के क्या पूछ रहा है, फायदे नुकसान। पहले बोल रहा है डायग्राम बनाओ। हाँ भाई, पार्ट डी, डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम क्या बनेगी भाई, प्लीज कोई बताएगा? पार्ट डी सब्सिडी की डायग्राम बनानी है। देखो भाई, इधर सबसे पहला काम, दो एक्सेस बनाएंगे। ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये प्राइस क्वांटिटी आ गई। चेक करो भाई, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी। हाँ भाई, सब्सिडी से सप्लाई बढ़ेगी, किधर शिफ्ट होगा भाई? सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड्स।
सर ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम, और ये लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस, नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, चेक कर लो। सर ये हो गई आपकी न्यू प्राइस, सर ये हो गई आपकी न्यू क्वांटिटी, और सर ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। सही, ये आपने इसको डायग्राम बता दी। हाँ भाई, अब इसको सब्सिडी के फायदे बताओ। सब्सिडी का फायदा क्या है कि भाई जब सब्सिडी मिलेगी तो इससे सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो इससे सरप्लस होगा, जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस गिर जाएगी, कम प्राइस चार्ज हो रही होगी, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। सीधी बात है भाई, ये पहला फायदा हो गया। अच्छा, अब आप इसको बताओ नुकसान क्या है भाई सब्सिडी का। सब्सिडी का नुकसान क्या है? सब्सिडी का नुकसान क्या है? इनएफिशिएंसी होगी, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स होंगे। सही है। और एक और मसला, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? सब्सिडी कौन देता है भाई? सब्सिडी गवर्नमेंट देता है। एक और मसला अगर आपको लिखना हो तो आप बता सकते हो कि इसकी क्या है भाई, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि गवर्नमेंट ये पैसा कहीं और लगा सकती है, और लिमिटेड टाइम तक गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब मसला है। सही है। ठीक है भाई, फिर अगेन आप एंड में अपनी इवैल्यूएशन दे दोगे। ठीक है, मैं तो इवैल्यूएशन में यही लिखता कि भाई अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए नहीं दे सकती, क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट शामिल होगा, और गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फंड्स होंगे, और उसके पास पूरी आवाम है जिसको उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है भाई। ओके। ओके, आई एम प्लेसिंग मार्किंग स्कीम इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक और काम ये कर लूंगा इंशाल्लाह, इधर टुडे और टुमारो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लूंगा 5 मिनट की, या मैं लिख के भेज दूंगा आपको, जिसके अंदर मैं केस स्टडी का फॉर्मेट बता दूंगा कैसे मार्क्स किसके मिलेंगे। असल में मसला ये है, केस स्टडी का मिक्स सवाल आते हैं, कभी 1 मार्क का, कभी 2 मार्क का, कुछ भी दे देता है वो, तो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कोशिश कर लूंगा कि कुछ ऐसा कर लूँ कि फॉर्मेट कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए कह रहा है भाई आप मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन दो, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आप आर्टिकल से एविडेंस दो जो आपने एप्लीकेशन कर ली। सही है। आप बताओगे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर है। सही है। आप बताओगे इसमें पब्लिक सेक्टर है, और वो प्रायोरिटाइज करा था स्टेट कंपनी को, इसने स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ऑयल कंपनी को प्रायोरिटी दे रहा था, वो स्टेट ओन्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने बस प्रूफ करना है मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है। वन का पार्ट बी, 1 का पार्ट बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन दो, आपको 1 मार्क मिल गया। फिर आप इसको बताओ कि एमएनसी कहीं और लोकेट हो जाती, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हमारे मुल्क में एनर्जी पॉलिसी चेंज नहीं हुई भी होती। या तो ये बता दो दूसरा मार्क लेने के लिए, या तो ये बता दो कि भाई फेलियर है, रिन्यूएबल मेथड्स को ये यूज नहीं कर सकता, जिससे 2050 से पहले पहले आधी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती। ठीक है हरमैन, इन दोनों में से आप कुछ भी बता सकते हो, सीधी बात है भाई। 1 मार्क डेफिनेशन का, 1 मार्क एनालिसिस का। ठीक है, पार्ट सी पर आते हैं भाई। देखें भाई, एक फायदा, एक नुकसान, और इवैल्यूएशन देनी है आपने। सही है। पोटेंशियल एडवांटेजेस अप टू 2 मार्क्स। देखो, ये देखो, मैं आपको, अच्छा है मैं आपको एक बात बता दूंगा। अब आज आप मेरी बात मानोगे कि कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सवाल कितने मार्क का है, देखो आप खुद देखो, 4 मार्क का सवाल है। कह रहा है फायदे के 2 मार्क, और नुकसान के कितने मार्क, 2 मार्क। सही, तो 4 तो पूरे हो गए। अब ये क्या कह रहा है, नीचे ये पढ़ो, इवैल्यूएशन का 1 मार्क, ये है बावला, गधा। ये है गधा, इस गोरे को नशे में इसने पेपर बनाया, इसको खुद नहीं पता कि करना क्या है। आप खुद देखो ना यार, दो बोलते हैं एडवांटेज के मार्क, दो डिसएडवांटेज के, फिर एक कंक्लूजन का। बे साले सवाल ही 4 नंबर का है। इसलिए मैं आपको हमेशा, है ना, मैं मार्किंग स्कीम कभी भी ज़्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि आप जो है ना, क्या कहते हैं, वो क्या कर लो, आप जो है वो सारी चीज़ों की नॉलेज दिया करो। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना। अच्छा, अब फायदे क्या क्या कह रहा है, स्टेट ओन कंपनीज सीन एज मोर लाइकली टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, पॉसिबली लीडिंग टू हायर लिविंग स्टैंडर्ड। पहला पॉइंट इसने वाला, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। सही है। और स्टेट ओन्ड कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में, जिसकी वजह से लोअर प्राइस होगी और सप्लाई एफिशिएंट होगी। सही।
State owned companies might be more likely to operate in national interest than private companies, potentially benefiting themselves. कह रहे हैं स्टेट ओन कंपनी आवाम के फायदे के लिए काम करेगी, ये सारे फायदे हैं अगर स्टेट ओन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टेट ओन कंपनीज बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। स्टेट ओन कंपनीज के पास इनएफिशिएंट प्लान्स थे और उसके पास इतने ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं थे, और वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई कम भी हो सकती है। अच्छा, वो लोग रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे थे, ठीक है, और इंटरेस्ट भी कम था। अब आपको मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। आप लिखो भाई एक एडवांटेज, आप लिखो एक डिसएडवांटेज, और आप कंक्लूजन दे दो, बस खत्म। एक पॉइंट आप कंक्लूजन का दे दो, ये फॉर्मेट है। सही। जब भी सवाल कंसिडर का आए तो याद रखना इवैल्यूएशन इज मस्ट। सवाल जब भी कंसिडर का आएगा तो इवैल्यूएशन मस्ट है, ठीक है, याद रखना। केस स्टडी में ही कंसिडर आएगा। केस स्टडी में जब भी सवाल कंसिडर का आएगा तो इवैल्यूएशन मस्ट है। 4 मार्क का सवाल है, एक फायदा एक नुकसान और एक इवैल्यूएशन दे देना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर मैक्सिमम 3 मार्क्स लिखा तो है। बेटा देखो, मेरी बात याद रखना, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी बंदा पूरे मार्क नहीं लेता किसी भी सवाल में। परफेक्ट आंसर एग्जामिनर की नज़र में कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। अगर किसी बच्चे ने एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा एज इट इज डिट्टो कॉपी जैसा स्क्रीन पे मौजूद है वैसा लिख भी दिया ना, तो भी मैं कितने दूंगा? 3 ही दूंगा। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब ये इसने नोट क्यों लिखा है, द फोकस ऑन द क्वेश्चन इज कंज्यूमर, क्योंकि अब बेचारे बच्चों ने, बावलों ने फायदे नुकसान लिख दिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्टेट ओन कंपनीज अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है इसके क्या फायदे नुकसान है। लेकिन इसने बात बोली है कि किसको फायदे नुकसान बताओ? कंज्यूमर को। तो अगर किसी बच्चे ने कंज्यूमर से लिंक नहीं करा, कंज्यूमर को क्या फायदा होगा वो नहीं बताया, तो उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। सही। अब ये डायग्राम वाला सवाल है, इसमें 2 मार्क तो आपको डायग्राम के मिलेंगे, ठीक है, इधर देखो। अप टू 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस एन एक्यूरेट डायग्राम ऑफ अ सब्सिडी। ठीक है अब्दुल सत्तार। एक्सेस करेक्टली लेबल्ड, सप्लाई कर्व ड्रॉन एंड लेबल्ड, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट लीडिंग टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। बाई इन शॉर्ट डायग्राम बनाने के 2 नंबर मिल गए आपको। 2 नंबर आपको मिलेंगे एक फायदा एक नुकसान बताने का। सही है, 2 मार्क आपको किसके मिलेंगे? एक फायदा एक नुकसान। याद रखना भाई, केस स्टडी में अगर 6 मार्क का सवाल आता है डायग्राम वाला तो 2 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज के 2 मार्क मिलेंगे, और 2 मार्क इवेल्युएशन के होंगे, ठीक है। मैं आपको सब लिख के भी भेज दूंगा, चेक कर लो भाई। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अप टू 2 मार्क्स। ये देखो, अब इसने क्या बोला है, 4 मार्क इसको आपको किसके देगा वो? एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन। मतलब इसमें 2 मार्क आपको डायग्राम के और 2 मार्क एनालिसिस में इसने एक फायदा आपने देना है इसको, और आपने इसको एक नुकसान देना है। और 2 मार्क ये खुद ही आपको किसके देगा? इवैल्यूएशन के देगा। सही। अब खुद सोचो आप, पार्ट डी और पार्ट ई के नंबर सेम है। पार्ट डी भी 6 मार्क का है, और चेक करो पार्ट ई भी कितने मार्क का है? 6 मार्क का है। तो पार्ट ई का भी वही फॉर्मेट होगा। क्या मिलेंगे भाई? क्या क्या मिलेंगे भाई? मुझे कोई बच्चा फॉर्मेट लिख देना यार, पार्ट ई का क्या अब आपके दिमाग में फॉर्मेट बनना चाहिए। 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। असेस द पोटेंशियल बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्सिको कीपिंग इट्स ऑयल टू जनरेट द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहे फायदे नुकसान बता दो, फायदे नुकसान बता दो, फायदे नुकसान बता दो। 2 फायदे 2 नुकसान, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, 2 मार्क इवैल्यूएशन। चेक भी कर लो भाई। देखो भाई क्या कह रहा है। अप टू 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, अप टू 2 मार्क्स फॉर एवैल्यूएशन। सही, मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा ताकि आपके पास एक फिक्स फॉर्मेट आ जाए, वरना मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट आपने कैसे बनाना है। सही। अच्छा भाई, explanation and analysis of the potential benefits of keeping more of its oil to generate the country's electricity, such as in relation to a shift towards greater energy self-sufficiency. Limitations में कह रहा है कि आप Mexico keeping more of its oil to generate the country's electricity, such as whether Mexico has the capacity to produce enough electricity for about 130 million, or the possible impact of such a policy on its balance of trade, given that its crude oil will now be kept in the country rather than exported. ये कह रहा है फायदे नुकसान बता दो भाई। ये कह रहा है कि भाई मैक्सिको अगर मैक्सिको अपने ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो इसके क्या फायदे नुकसान है? क्या फायदे नुकसान है? तो अब आप इसको बताओ भाई, क्या क्या फायदे नुकसान है। पार्ट ई पे जा रहा हूँ अब मैं। इसको बताओ भाई, पार्ट ई में क्या क्या फायदे नुकसान है। आओ देखते हैं भाई पार्ट ई में क्या क्या फायदे नुकसान है, ठीक है, आ जाए आगे चलते हैं। पार्ट ई में क्या क्या फायदे नुकसान है, गौर से सुनना भाई।
अच्छा जी, सबसे पहले आप इसको बताओगे, सबसे पहले आप इसको बताओगे कि फायदे क्या हैं। हाँ भाई, फायदे क्या हैं अगर ये खुद के ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करता है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सही है, ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सही है, इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ना, लो डिपेंडेंसी, क्योंकि खुद इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होगा। दूसरा, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऑयल मंगवा नहीं रहा, इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये अपने ही ऑयल से अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक और फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको नुकसान भी बताओ। नुकसान क्या लिखोगे भाई, अपने ऑयल से अगर ये बनाता है तो अब ये अपने क्रूड ऑयल को क्या नहीं कर सकता, अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसका करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है, पहला ये बता देंगे हम लोग। सही है, फिर आप इसको बताओगे। अच्छा, आप वेदर वाली वो जो कि वो 130 मिलियन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, आप स्पेयर कैपेसिटी वाला पॉइंट इवेल्युएशन में यूज़ करना। सही है, तो आप इसको बताओगे कि भाई अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा अपने क्रूड ऑयल को, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। सही है, और क्या बताओगे इसको, और बताओ, और इसको क्या बताओगे। बस आप इसको एक फ़ायदा एक नुकसान बता दो, उसके बाद आप इसको इवेल्युएशन दे देना। और आप इवेल्युएशन में इसको क्या बता दोगे, आप इवेल्युएशन के अंदर इसको बता दोगे डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज एबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज एबिलिटी, और आप इससे बात कर लोगे स्पेयर कैपेसिटी वाली। ठीक है, तो ये आपका केस स्टडी पूरी हो जाएगी। सही, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हो, वो डिसएडवांटेज में हो सकता है। सही है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, क्रूड ऑयल को निकालने की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ये भी लिख सकती हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। देखो, ये केस स्टडी आप खुद पूरी फॉर्म करो, अब ये पूरी केस स्टडी खुद फॉर्म करो, मैंने आपको पूरी सॉल्व करके दे दी है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं क्या क्या नहीं आ सकते, सारी चीज़ें लिख दी हैं। आई थिंक अभी 15 मिनट ही लगेगी आपको ये पूरा लिखने में, आप लोग इसको खुद से लिख लो। सही। Assalamualaikum. So in today's class, we will be starting with section B, and section B is from microeconomics. ठीक है, सेक्शन बी जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, आए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन बी आपको कह रहा है कि आप आंसर करें कोई भी एक क्वेश्चन को। आप सबको पता है कि सेक्शन बी जो है वो कहाँ से होता है, सेक्शन बी जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है, ऐसा ही है भाई। सेक्शन बी कहाँ से होता है भाई, सेक्शन बी जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करो, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। सवाल कह रहा है कि आप फॉर्मूला यूज करो और बताओ कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन डिटरमाइनिंग whether demand for the product is likely to be relatively price elastic और price inelastic। 8 मार्क का सवाल है। बोल रहा है कि आप कंसिडर करो टाइम की इंपॉर्टेंस को, ये बताने के लिए कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। आप मुझे जरा ये बता दो, फैक्टर अफेक्टिंग कितने होते हैं भाई, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कितने होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी बताओ भाई, फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी कितने होते हैं। आपने बोला सर फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी कितने होते हैं भाई, 5। कौन कौन से होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइम पीरियड, और ये किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। चौथा फैक्टर था हैबिचुअल नॉन हैबिचुअल, जिसको एडिक्टिव नॉन एडिक्टिव कहा गया है। पांचवा फैक्टर था प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। टोटल 5 फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा था टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा था प्रोडक्ट हैबिचुअल है नॉन हैबिचुअल इन नेचर में, एडिक्टिव है नॉन एडिक्टिव है, चौथा था प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, पांचवा था टाइम पीरियड। अब ये आपको कह रहा है कि आप कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करो, आप सेलेक्ट करो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आप टाइम के थ्रू बताओ कि डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। सही है, अब अगर हम इस सवाल की मार्किंग स्कीम बनाना शुरू करें, तो हमें इस सवाल के अंदर 3 डेफिनेशन और एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि यार ये पीईडी क्या होता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे,
आप डिफाइन करोगे व्हाट इज पीईडी, और आप उसका क्या मेंशन करोगे, आप उसका फॉर्मूला मेंशन करोगे। ऐसा ही है भाई। तो यार मुझे जरा याद दिलाओ, पीईडी का फॉर्मूला क्या था? आपने बोला सर पीईडी का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये पीईडी का फॉर्मूला है। तो यार मुझे जरा बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता था सर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता था कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये पीईडी बताता था। उसके बाद आप इसको क्या बताओगे? उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि सर इलास्टिक डिमांड क्या चीज है। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि इलास्टिक डिमांड क्या है, और आप क्या डिफाइन करोगे कि इन इलास्टिक डिमांड क्या है। फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। तो याद रखना, इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड में थ्री की डिफरेंसेस हैं। पहला, इलास्टिक डिमांड में आपका पीईडी ग्रेटर देन वन होता है, इन इलास्टिक डिमांड में आपका पीईडी क्या होता है? लेसर देन वन होता है। दूसरा जो है वो ये होता है कि इलास्टिक डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, और इन इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई इलास्टिक डिमांड के अंदर कंज्यूमर के पास स्विच होने के चांसेस ज्यादा हैं, इन इलास्टिक में स्विच होने के चांसेस कम है। दूसरा, आप इसको क्या बताओगे कि इलास्टिक डिमांड में प्रोडक्ट कौन सा होता था? लग्जरी होता है, और इन इलास्टिक डिमांड में प्रोडक्ट कौन सा होता है? नेसेसिटी होता है। देखो वैसे तो आपको मैंने पूरी डेफिनेशन ही लिखवा दी। इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी इज ग्रेटर देन वन, कॉमा इट हैज मोर सब्स्टिट्यूट्स, देयरफॉर कंज्यूमर्स हैव मोर चांसेस टू स्विच इफ देयर आर चेंज इन प्राइस एंड द प्रोडक्ट इज लग्जरी। Inelastic demand is when PED is less than 1, comma, there are less substitutes available. Consumers have less chances to switch if there are changes in price and the product is necessity. ये आपकी नॉलेज पूरी हो गई। अभी आपको कह रहा था कि आप बताओ कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम पीरियड। ये कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करने को बोल रहा है? टाइम पीरियड। तो भाई जरा कोई बच्चा याद दिलाएगा, टाइम पीरियड दो तरीके का होता था, शॉर्ट रन होता था, और कौन सा होता था? लॉन्ग रन। ऐसा ही है भाई, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड दो तरीके का है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आप सबको याद होगा, मैंने आपको ये बात टॉपिक में भी पढ़ाई है कि शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड क्या होती है सर? शॉर्ट रन के अंदर हर चीज की डिमांड क्या होती है? इनएलास्टिक। क्यों? क्योंकि शुरू में जब एक प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता है तो शुरू में उसके सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? कोई यूएसपी होता है। सही। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर बाद में जाकर, लॉन्ग रन मतलब बाद में जाकर, प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक से किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलास्टिक डिमांड में। क्यों? व्हाट इज द रीजन? इलास्टिक डिमांड में इसलिए होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स भी बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्ट में यूएसपी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा है भाई। तो आपने इसको क्या बताया भाई? टाइम पीरियड ये कहता है कि शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड कौन सी होती है? इनइलास्टिक होती है, और लॉन्ग रन में हर चीज की डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट भी बढ़ जाते हैं, और प्रोडक्ट में यूएसपी खत्म हो जाता है। फिर आप इसको एक और बात बताओगे, इसको एक और बात आप क्या बताओगे? बताओ भाई, आप इसको बताओगे कि हैबिट, हैबिट इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी। हैबिट इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट हैबिचुअल इन नेचर है, तो चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, उसके लिए डिमांड कौन सी होगी? इनइलास्टिक। क्या बोला भाई? अगर एक प्रोडक्ट हैबिचुअल इन नेचर है, तो चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल डीमेरिट गुड्स। ये आपकी नॉलेज एनालिसिस हो गई पूरी। अब आपको इवैल्यूएशन देनी है, और इवैल्यूएशन में सवाल आपसे, सवाल आपको, मैंने आपको 1000 बार बताया कि जो एंड के बाद वाला हिस्सा होता है ना, वही एनालिसिस और वही इवैल्यूएशन होती है। तो अब अगर आप देखो, अब अगर आप चेक करो, तो मैं सवाल पढ़ रहा हूं आपके लिए। सवाल कह रहा है, एंड कंसिडर कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन डिटरमाइनिंग वेदर डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। बोल रहा है टाइम की इंपॉर्टेंस बताओ, टाइम की इंपॉर्टेंस। तो यार मुझे एक बात बताओ, हम इवैल्यूएशन में क्या लिख सकते हैं? हम इवैल्यूएशन में ये लिख सकते हैं कि भाई टाइम पीरियड वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड वक्त के साथ साथ बदली हो जाएगा। ऐसा ही है भाई? क्या बताओगे आप? टाइम पीरियड वक्त के साथ साथ बदली हो सकता है। सही है। आप इसको बताओगे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है।
ऐसा ही है भाई। आप बताओगे इट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, और दूसरे फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिसाल है भाई, अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी है, अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी है, तो चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, उसकी डिमांड कौन सी होगी यार? उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी होगा, तो लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, उसकी डिमांड लाजमी इलास्टिक होगी। तो आप बताओगे इसको कि टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना भाई? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी सवाल था। क्वेश्चन, सर कोई डायग्राम बन सकती है? डायग्राम नहीं बन सकती। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि अगर सवाल फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी या फैक्टर अफेक्टिंग पीईएस के ऊपर आता है तो वो प्योर थ्योरेटिकल सवाल है, उसमें कोई डायग्राम बन ही नहीं सकती ना। आप अहमद इलास्टिक इनइलास्टिक की डायग्राम कब बनाते हो? जब आप टोटल रेवेन्यू का जिक्र करते हो। इसमें तो टोटल रेवेन्यू का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। मैंने वैल्यूएशन में ये बताया है आपको कि टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। टाइम पीरियड ने तो एक बात कह दी है, पीसी, टाइम पीरियड ने एक बात कह दी है कि शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होगी, लॉन्ग रन में इलास्टिक होगी। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो चाहे फिर शॉर्ट रन हो चाहे फिर लॉन्ग रन हो, डिमांड होगी इनइलास्टिक। और चाहे अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी है तो चाहे शॉर्ट रन हो लॉन्ग रन हो, डिमांड होगी इलास्टिक। इसी तरीके से आप इसको बता सकते हो कि भाई अगर एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट का ज्यादा कमी है, ओवर द टाइम कमी है, चाहे शॉर्ट रन हो लॉन्ग रन हो, जैसे मिसाल है के इलेक्ट्रिक है अपने मुल्क में, शॉर्ट रन में भी डिमांड इन इलास्टिक है, लॉन्ग रन में भी डिमांड इन इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है साले के। तो उसकी उसकी फिर डिमांड क्या रहेगी? उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। समझ आई बात? दिस वॉज योर पार्ट इन, नाउ लेट्स सी व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज अबाउट इट। ओके, अच्छा जी, मार्किंग स्कीम खोल रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले ये आपको मार्क दे रहा है AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैक्सिमम 3 मार्क्स। कह रहा है भाई नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। A knowledge and understanding of the formula for calculating elasticity of demand, सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 1 मार्क डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला का मिल जाएगा। सही। फिर आपने इसको बताया कि अगर पीईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस में स्मॉलर चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज होगा। फिर आपने इसको बताया कि भाई अगर पीईडी की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक में क्या होता है? प्राइस में लार्जर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस में ये क्या कह रहा है? और एनालिसिस देखते हैं भाई, एनालिसिस में ये क्या कह रहा है। एनालिसिस में ये कह रहा है एनालिसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन डिटरमाइनिंग पीईडी। अब देखो ये क्या कह रहा है, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन। मतलब ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगी, लॉन्ग रन में इलास्टिक होगी। हमने तो उसको पूरा समझा भी दिया कि क्यों इलास्टिक होगी, क्यों इनइलास्टिक होगी। ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनना भाई। In the long run, consumers have more time to think about possible alternatives to a product। अब ये इसने एनालाइज करा कि लॉन्ग रन में क्यों इलास्टिक है, शॉर्ट रन में क्यों इनइलास्टिक है। ये वही कह रहा है कि भाई लॉन्ग रन में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे इसलिए डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, शॉर्ट रन में सब्स्टिट्यूट कम है इसलिए इनइलास्टिक हो जाएगी। तो 2 मार्क तुम्हें यहाँ मिल गए। फिर आपने इसको बताया हैबिट की वजह से कंज्यूमर का शॉर्ट रन पैटर्न जो है ना वो खत्म हो, चेंज हो सकता है। ये कह रहा है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट हैबिचुअल इन नेचर है तो शॉर्ट रन में भी इलास्टिक होगी, लॉन्ग रन में भी इलास्टिक होगी। फिर इसने इवैल्यूएशन में क्या बोला? इवैल्यूएशन के आपको 2 मार्क दे रहा है, और ये क्या कह रहा है कि भाई इवैल्यूएशन में आप बताओ कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर आप एक इवैल्यूएटिव कंक्लूजन का पॉइंट दे दो। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। पार्ट बी पे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। पार्ट बी, assess whether knowledge of a product's income elasticity of demand is more important to a firm producing it than knowledge of its cross elasticity of demand। 12 मार्क का सवाल है। कह रहा है कि क्या वाईडी की नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, या फिर नॉलेज ऑफ एक्सीडी। ये सवाल क्या है भाई, जरा कोई बच्चा बताएगा? ये सवाल क्या पूछ रहा है? यूजफुलनेस ऑफ, क्या कह रहा है? यूजफुलनेस ऑफ वाईडी वर्सेस क्या कह रहा है? एक्सीडी। यही बोल रहा है भाई सवाल आपको। अब पहले एक बात याद रख लो, पार्ट ए अलग है, पार्ट बी अलग है। पार्ट ए था पीईडी का, पार्ट बी है वाईडी एक्सईडी का। तो दोनों की नॉलेज हमें देनी पड़ेगी। अब नॉलेज पूरी नहीं आएगी। अब मुझे ये बताओ नॉलेज में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। आओ पार्ट बी पर चलता हूँ।
सबसे पहला काम आप क्या करोगे बताओ भाई, सबसे पहला काम आप डेफिनेशन दोगे किसकी, आप डेफिनेशन दोगे वाईडी की, और आप इसका फॉर्मूला बता दोगे। तो जरा मुझे कोई बच्चा ये याद दिला दे भाई, वाईडी क्या बताता है। सर वाईडी बताता है कि इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये वाईडी का फॉर्मूला है, सही। फिर आपको इसको छोटा सा, ज्यादा लंबी नहीं, आप इसको डिफाइन करोगे कि नॉर्मल गुड क्या होता है, और इसको क्या डिफाइन करोगे आप कि इंफीरियर गुड क्या होता है। भाई वैसे तो वाईडी के अंदर तीन गुड्स है, वैसे तो वाईडी के अंदर तीन गुड्स है, कौन कौन से, नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसिटी, लेकिन आप दो ही बताओगे क्योंकि यूजफुलनेस में दो ही आते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर। तो जरा याद दिलाओ यार, जब भी वाईडी पॉजिटिव है वो नॉर्मल गुड है। फिर आप बताओगे कि यार नॉर्मल गुड वो गुड होता है सर जो हाई क्वालिटी होता है। सर नॉर्मल गुड वो गुड होता है जो क्या होता है, जो ब्रांडेड होता है। नॉर्मल गुड वो गुड होता है जो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आपने इसको क्या बताया, आपने इसको बताया कि भाई वेन एवर वाईडी इज पॉजिटिव इट्स अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड इज अ गुड विच इज हाई क्वालिटी ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव। फिर आप इसको बताओगे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, क्यों, क्योंकि जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम लग्जरी यानी कि नॉर्मल गुड पे खर्चा करोगे, जब इनकम कम होगी तो लग्जरी यानी कि नॉर्मल गुड पे खर्चा कम करोगे, सही। फिर आप इसको बताओगे कि जब भी वाई डी नेगेटिव है कौन सा गुड है भाई, वाई डी नेगेटिव है तो इन्फीरियर गुड है, और इन्फीरियर गुड वो गुड होता है जो लो क्वालिटी होता है, और क्या होता है भाई, वो नॉट ब्रांडेड होता है। और क्या होता है भाई, इंफीरियर गुड नॉट ब्रांडेड भी होता है, और क्या होता है, चीप होता है। अच्छा, इंफीरियर गुड में अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी, क्यों, ऐसा क्यों होगा बताओ। भाई जब तुम्हारी इनकम बढ़ रही होगी तो तुम नॉर्मल गुड पे खर्चा करोगे, तो इंफीरियर की ऑटोमेटिक डिमांड कम होगी। जब आपकी इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड को तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें मजबूरन इंफीरियर गुड पे खर्चा करना पड़ेगा, सही। ये आपने इंट्रो दे दिया। अब आप इसको क्या बताओगे, अब आप इसको बताओगे यूजफुलनेस ऑफ वाईईडी टू अ प्रोड्यूसर। अब इसको आप क्या बताओगे, अब आप इसको बताओगे यूजफुलनेस ऑफ वाईडी टू अ प्रोड्यूसर। अब आप इसको क्या बताओगे भाई, प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को क्या करना भाई, मैक्सिमाइज करना। और प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, प्रोड्यूसर वाईडी की नॉलेज को यूज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा लोगों की इनकम लेवल्स, और क्या आइडेंटिफाई करेगा, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, कि भाई कंट्री बूम में है या रिसेशन में है। और क्या पता करेगा, और पता करेगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, ये पता करेगा भाई। यूजफुलनेस एनालिसिस का पार्ट है बिल्कुल। अच्छा अब बताओ भाई, ये इसने पता करा कि भाई दो इनकम अर्नर हो सकते हैं, हाई इनकम अर्नर, लो इनकम अर्नर। इसने पता करा इकोनॉमिक कंडीशन दो हो सकती है, बूम हो सकती है, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकती है, रिसेशन। अब भाई जरा खुद सोच के बताओ, बूम वो टाइम होता है जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है, रिसेशन वो टाइम पीरियड होता है जब लोगों की इनकम कम होती है। हाँ भाई, बूम के वक्त कौन सा गुड बेचना चाहिए, नॉर्मल गुड, और रिसेशन के वक्त कौन सा गुड बेचना चाहिए, इंफीरियर गुड। तो आप क्या बताओगे कि भाई बूम के वक्त इसको नॉर्मल गुड बेचना चाहिए, और नॉर्मल गुड की प्राइस को भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो भी लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा है। रिसेशन के वक्त इसको कौन सा गुड बेचना चाहिए, इसको इंफीरियर गुड बेचना चाहिए, और इंफीरियर गुड की प्राइस को गिरा देना चाहिए। सवाल, इंफीरियर गुड की प्राइस को क्यों गिराएंगे, क्योंकि रिसेशन के वक्त लोगों की इनकम कम होती है, तो जब ये प्राइस गिराएगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये आपने इसको पूरा यूजफुलनेस ऑफ वाईडी बता दिया, सही है। फिर आप फौरन से इसके डिसएडवांटेजेस बता दोगे। क्या क्या डिसएडवांटेज बताओगे कि भाई रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है, इनएक्यूरेट होती है, ये सारे हाउस होल्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सही है। ठीक है भाई। अच्छा फिर आप साथ साथ वाईडी के बारे में बताओगे कि भाई वाईडी में क्या क्या मसले मसाइल है, एक आध दो बता देना, क्या रिसर्च करनी पड़ती है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और इनएक्यूरेट भी हो सकती है, सही है। कुछ पॉइंट्स आप बचा के रखो, वो आपको किधर काम आएंगे, इवैल्यूएशन में। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस शिफ्ट करने वाला एक बच्चे ने बताया कि हाउस होल्ड्स के लिए डिफिकल्ट होगा, सब हाउस होल्ड्स पे ये इंप्लीमेंट नहीं होता, ये आपको इवैल्यूएशन में काम आएगा, सही। अच्छा इसके बाद अब आप क्या बताओगे, इसके बाद आप बताओगे इसको एक्सीडी क्या होता है।
तो भाई इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप डिफाइन करोगे एक्सईडी को और उसका फॉर्मूला लिखोगे। सही है। आप जरा मुझे बताओ यार, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? सर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे एक्सईडी का फॉर्मूला क्या है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है भाई, मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है भाई, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है क्योंकि एक्सईडी क्या बताता है कि एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है ना। अच्छा अब बताओ भाई, इसके बाद आप इसको क्या बताओगे, इसके बाद आप इसको बताओगे कि जब भी एक्सईडी पॉजिटिव है तो वो कौन सा गुड है भाई, वो सब्स्टिट्यूट गुड है। फिर आप बताओगे सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव बोले तो क्या होता है भाई, ऑप्शन होता है जो इंसान एक की जगह दूसरे को यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा फिर आप इसको बताओगे कि भाई एक्सईडी नेगेटिव है तो कौन सा गुड है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंटली डिमांडेड गुड होता है। जॉइंटली डिमांडेड गुड का क्या मतलब है कि भाई वो एक ही वक्त पे डिमांड करा जाता है, जैसे कि कार पेट्रोल। और सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल हो गई, क्या हो गई सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल हो गई कोक पेप्सी। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आपने पहले एक्सईडी डिफाइन करा, फॉर्मूला बताया, फिर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बताया, उसके बाद अब आप किसकी तरफ जाओगे, अब आप जाओगे किसकी तरफ, एनालिसिस की तरफ। अब आप इसको बताओगे कि फर्म के लिए एक्सईडी कैसे यूजफुल है भाई। ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या बताओगे, इसके बाद आप इसको बताओगे यूजफुलनेस ऑफ एक्सईडी टू अ प्रोड्यूसर। उसके बाद आप इसको क्या बताएंगे, आप इसको बताएंगे कि एक्सईडी की यूजफुलनेस क्या है, आप इसको बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ एक्सईडी टू अ प्रोड्यूसर। सही है। अब आप इसको बताओगे कि भाई अगेन प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को क्या करना, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, ये प्रोड्यूसर का एम है। और प्रोड्यूसर इसके लिए क्या करेगा, प्रोड्यूसर आइडेंटिफाई करेगा, प्रोड्यूसर विल आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही है भाई, प्रोड्यूसर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि सब्स्टिट्यूट किस कौन क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्या टाइप है। और ये क्यों आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से क्या सेट करेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। भाई कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, दो सब्स्टिट्यूट होते हैं, या तो क्लोज होगा या तो वीक होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट होगा या वीक कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप खुद सोचो क्लोज सब्स्टिट्यूट की क्या एग्जांपल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट की, कोक और पेप्सी। वी की क्या एग्जांपल है, कोक और सेवन अप। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट की क्या एग्जांपल है भाई, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल है मैंने आपको बताई थी सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न। सही है। या तो फिर मोबाइल और चार्जर। सही है, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। मोबाइल और ईयरफोन वीक कॉम्प्लीमेंट है। सही है। अब भाई इसने मिसाल है, इसने पता कर लिया कि एक सब्स्टिट्यूट है क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसने क्या पता करा कि भाई एक सब्स्टिट्यूट है क्लोज सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी। तो इसको क्या करना चाहिए भाई, इसको प्राइस को क्या करना चाहिए, इसको प्राइस को गिरा देना चाहिए ताकि इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए। अच्छा अब सवाल ये है, सवाल ये है कि आप जो है वो प्राइस को कम करोगे, कौन प्राइस को कम करेगा, कोक प्रोड्यूसर प्राइस को कम करेगा ताकि लोग पेप्सी पे शिफ्ट ना मारे, क्योंकि उसको पता है कोक और पेप्सी कौन सा सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सही है। अब उसको पता चल जाए अगर एक सब्स्टिट्यूट वीक सब्स्टिट्यूट है, वीक सब्स्टिट्यूट की क्या एग्जांपल है यार, वीक सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है कोक और सेवन अप। अब इसको पता है भाई सब्स्टिट्यूट वीक है, और आपको पता है ना भाई वीक सब्स्टिट्यूट में डिमांड इनइलास्टिक होती है और क्लोज में इलास्टिक होती है, तभी वो फौरन स्विच मारेगा। तो बताओ भाई अगर एक सब्स्टिट्यूट वीक है तो अब इसको क्या करना चाहिए, अब बीइंग अ कोक प्रोड्यूसर इसको प्राइस को बढ़ा देना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड कम होगी थोड़े से और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपके लिए इधर थोड़ा सा और लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आपके लिए इधर लिख देता हूँ कि वीक सब्स्टिट्यूट की डिमांड इनइलास्टिक होती है और क्लोज सब्स्टिट्यूट की डिमांड इलास्टिक होती है। सही। अच्छा अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में आपको पता चल गया, अगर एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, वेट करो हाजिर, अगर एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करना चाहिए भाई, मेन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होगा ना,
उसकी प्राइस को कम कर दो। सही है। और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा उसकी प्राइस को क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस को बढ़ा दो, ताकि आप उस पे ज्यादा प्राइस चार्ज करके ज्यादा मार्जिन चार्ज करके ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। अब एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, अगर एक सब्स्टिट्यूट क्लोज है जैसे कि कोक और पेप्सी, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट की डिमांड इलास्टिक होती है, तभी वो प्राइस को कम करेगा, वरना लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। वीक सब्स्टिट्यूट की डिमांड इनइलास्टिक है जैसे कोक सेवन अप, तभी वो कोक की प्राइस को बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है बहुत थोड़े से लोग सेवन अप पे स्विच मार सकते हैं, सब्स्टिट्यूट वीक है, और वीक सब्स्टिट्यूट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक के साथ दूसरे का होना जरूरी है, और नेचर स्ट्रांग है, तो क्या करे भाई, मेन प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दे, सिनेमा मूवी की प्राइस को कम कर दे, ताकि एक बार बंदा मूवी देखने आ गया तो पॉपकॉर्न और नेचोस और ड्रिंक तो पिएगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ाकर उस पर मार्जिन रख के अपना रेवेन्यू बढ़ा लेगा। ठीक है, आप ये बता दोगे इसको। अब इसके बाद आप क्या बताओगे, इसके बाद आप इसको इसके बाद आप इसको इवेल्युएशन दोगे। आप इसको बताओगे कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा यूजफुल है, वाईडी या फिर एक्सईडी। आप एक का फायदा है, दोनों के फायदे नुकसान बताओगे, और उसके बाद आप एक को सपोर्ट कर लोगे। जैसे मैं आपको मुंह जुबानी बता देता हूँ, आप बताओगे इसको कि भाई वाईडी इज मोर यूजफुल, बिकॉज आप इसको बताओगे वाईडी इज नॉट मोर यूजफुल, आप किसको सपोर्ट करोगे, एक्सईडी को। क्यों? क्योंकि प्राइसेस प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, इनकम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक्सईडी का फायदा है। That XCD is more useful. Why? Because prices are in control of producer but not income of individuals. फिर आप इसको बताओगे however YD is also useful because it helps to identify income of individuals. So we can charge the price accurately. कि भाई क्या प्राइस होनी चाहिए, एक्यूरेटली पता चल जाएगी लोगों की इनकम लेवल क्या चल रही है, मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन आप फिर इसको ये बात बताना कि these all will require a research which is time consuming, which is costly, which is inaccurate। फिर आप इसको एंड में बताना कि चाहे वाईडी हो चाहे एक्सईडी हो, ये दोनों एक एस्टिमेट है, और ये इनएक्यूरेट हो सकती है, वैल्यू वक्त के साथ चेंज हो सकती है। क्या पता आज एक सब्स्टिट्यूट मेरे लिए क्लोज है कल वीक हो जाए, क्या पता एक वीक सब्स्टिट्यूट क्लोज हो जाए, क्या पता आज एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रांग है वो वीक हो जाए। तो इसका मतलब है ये वैल्यू है दोनों, वाईडी और एक्सईडी वैल्यू है ना भाई, मैंने बोल बुक ने एग्जामिनर ने बोल दिया वाईडी पॉजिटिव है तो नॉर्मल है, नेगेटिव है तो इंफीरियर है, एक्सईडी पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट है। ये तो एक एस्टिमेट है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो वैल्यू चेंज होगी तो ये डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी पूरी। तो आप ये सारी बातें बताओगे, समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम क्या कह रहा है इस बारे में? कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप एक्सईडी को सपोर्ट कर लेना, ठीक है। ओके। अच्छा, AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, AO2 एनालिसिस। अच्छा एक बात बता दूं, वी विल राइट ड्रॉबैक्स, यस। मैं रिपीट कर देता हूँ, वेट करो। अच्छा, नॉलेज और एनालिसिस ये एक साथ काउंट करता है, हालांकि नॉलेज और एनालिसिस के चार चार मार्क्स हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये यूजफुलनेस एनालिसिस का पार्ट है। आप यूं समझो नॉलेज एनालिसिस दोनों एक ही है, 12 मार्क के लिए, ठीक है ना। ठीक है हासिक, अब आप देखो क्या कह रहे हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाईडी। सही है, सच एज इन रिलेशन टू वेदर अ प्रोडक्ट इज अ नॉर्मल गुड वेयर वाईडी विल बी पॉजिटिव, और एन inferior good where YD will be negative. An analysis of the importance to a firm, the extent of its importance। आप इसको पहले बताओगे वाईडी क्या है, फिर नॉर्मल इंफीरियर बताओगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बता दोगे फर्म को। तो हमने बता दिया भाई फर्म यानी कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की क्या इंपॉर्टेंस है, यूजफुलनेस पूरी बता दी। फिर आप इसको बताओगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सईडी, बताओगे दो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है तो नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद आप बताओ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फर्म को, तो आपने मतलब यूजफुलनेस ऑफ एक्सईडी टू अ फर्म टू अ प्रोड्यूसर बता दी। अब आप चेक करो ये मार्क कैसे देता है आपको, ये मार्क कैसे देता है, गौर से देखते हैं आप। लेवल 1 will be assertive and lacking in explanation, mainly descriptive or mainly lacking in relevance to the question। ये कह रहा है लेवल 1 वो आंसर होगा जिसने खाली नॉलेज दी होगी, वाईडी बता दिया, नॉर्मल इंफीरियर बता दिया, एक्सईडी बता दिया, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट बता दिया, कोई एनालिसिस ही नहीं करी, कोई यूजफुलनेस ही नहीं लिखी, फर्म का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता इन दोनों चीजों की। ऐसे बच्चे को 3-3 नंबर मिल जाएंगे, 3 से 4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलते। लेवल 2 का रिस्पॉन्स क्या कह रहा है, मे कंटेन सम इनएक्यूरेसीज एंड विल बी वन साइडेड, एनालिसिस विल बी एक्सप्लेन्ड एटलीस्ट इन पार्ट एंड विल बी लार्जली रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। लेवल 2 का क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसने एक साइड समझाई होगी और हल्की फुल्की
इनएक्यूरेसी होगी उसके अंदर। जाहिर सी बात है, पूरी चीज नहीं समझाई है तो वन साइडेड होगा ना। लेवल 3 का आंसर वो होगा जो दोनों बताएगा और बैलेंस्ड होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स रेज विल बी ऑफर्ड एंड विल बी एक्यूरेट एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। कह रहे हैं भाई लेवल 3 वो होगा जिसने दोनों समझाई होंगे और उसकी पूरी पूरी एनालिसिस भी करी होगी, पूरी यूजफुलनेस भी बताई होगी और एक आधा डिसएडवांटेज भी बताएगा। अच्छा, इवेल्युएशन में आप बताओगे कि वाई डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इवेल्युएशन में ड्रॉबैक्स लिखते हो, ठीक है, तो ये इसका पार्ट बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए क्या कह रहा है भाई? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री गुड एंड प्राइवेट गुड, इकोनॉमिक गुड। कह रहा है भाई एग्जांपल यूज करो और इन दोनों का नेचर बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो फ्री गुड और प्राइवेट गुड की। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ गुड। अब आप बताओ कि यार इसकी डिस्टिंक्शन कैसे हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, सवाल आपको बोल रहा है पहले दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। आप बताओगे कि भाई फ्री गुड वो गुड है जिसकी कोई प्राइस नहीं होती, जो प्रोवाइडेड बाय नेचर होता है, सही है, जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जिसको बनाने के लिए कोई एफओपी नहीं चाहिए। जबकि प्राइवेट गुड एक ऐसा गुड है जिसको जिसकी प्राइस भी है, जिसको बनाने के लिए एफओपी भी चाहिए, जो 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 मैन मेड है और जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी और जिसकी प्राइस भी चार्ज होती है। और एग्जाम्पल दे देना, फ्री गुड की सनलाइट और प्राइवेट गुड की क्या दे दोगे? कार दे दोगे, ठीक है, मशीन दे दोगे। अभी बोले इन दोनों की डिस्टिंक्शन बताओ। भाई फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट गुड में क्या डिफरेंस है? भाई प्राइवेट गुड की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, याद हो अगर आपको, राइवल, एक्सक्लूडेबल और रिजेक्टेबल। ये इसकी क्या करेगा, ये इसको डिस्टिंग्विश करेगा कि राइवल क्या होता है, एक्सक्लूडेबल क्या होता है और रिजेक्टेबल क्या होता है। अब फ्री गुड की आप डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? आप फ्री गुड के बारे में बताओगे कि भाई इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, मतलब ये नॉन राइवेबल होता है ना, कोई कंज्यूम करे या ना करे दूसरे की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप किसी को कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते। ये नॉन रिजेक्टेबल है, आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये सारी इसकी डिस्टिंक्शन है। सही है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सारी इसकी डिस्टिंक्शन है। सही, अनलिमिटेड सप्लाई है, ये भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। क्वेश्चन इन शॉर्ट इजी था। इसकी एक टेंटेटिव मार्किंग स्कीम बना देता हूँ आपके लिए, ये भी इसकी भी बना देते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि फ्री गुड क्या होता है और आप इसकी क्या देंगे? आप इसकी एग्जाम्पल देंगे। फिर आप इसको क्या बताओगे? फिर आप इसको डिफाइन करोगे प्राइवेट गुड, और प्राइवेट गुड डिफाइन करने के बाद आप प्राइवेट गुड की भी क्या दे दोगे? आप प्राइवेट गुड की एग्जाम्पल दे दोगे। ऐसा है भाई? अच्छा भाई, आप इसको क्या बताओगे? आप इसको क्या बताओगे कि फ्री गुड वो गुड है जो प्रोवाइडेड बाय क्या होता है? जो प्रोवाइडेड बाय नेचर होता है, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। सही है, इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, ठीक है, और इसकी सप्लाई भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सही, और आप इसकी एग्जाम्पल दे दोगे। एग्जाम्पल क्या है भाई? सनलाइट। ठीक हो गया भाई। अच्छा, फिर आप इसको बताओगे कि प्राइवेट गुड वो गुड होता है जो क्या होता है भाई? प्राइवेट गुड वो गुड है जो मैन मेड है, जिसकी प्राइस भी चार्ज होती है। प्राइस कैसे चार्ज होती है? थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करता है। सही है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है और इसकी सप्लाई भी क्या होती है? इसकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है। सही, और आप एग्जाम्पल दे देना गाड़ी वगैरह के। अच्छा, अब आप डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? आप इसको बताओगे फीचर्स ऑफ प्राइवेट गुड एंड क्या बताओगे? एंड फ्री गुड्स। अब गौर से सुनना भाई, प्राइवेट गुड में आप 3 फीचर बता दोगे, राइवल, क्या बताओगे? एक्सक्लूडेबल, और क्या बताओगे? रिजेक्टेबल। अब बच्चे ने बोला सर ये तो बता दूंगा, फ्री गुड में क्या बताऊंगा? देखो अब मेरी बात सुनो, आपने ये जो करेक्टरिस्टिक्स लिखी है ना, आप इनको लिंक करोगे।
कैसे लिंक करोगे भाई? मुझे एक बात बताओ, एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है? अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा, दूसरे को फायदा नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोचो, आप बताओगे इसको कि फ्री गुड हैज अनलिमिटेड सप्लाई, सो इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, यू कैन नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड। फिर आप बताओगे कि राइवल क्या होता है? कि जब एक बंदा कंज्यूम कर लेगा गुड तो दूसरा उसको कंज्यूम कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं, उसके लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो आप इसको बताओगे कि भाई फ्री गुड में तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है, सो इट इज, सो दिस इज मेकिंग इट अ नॉन राइवल गुड। ये नॉन राइवल की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। रिजेक्टेबल क्या है भाई? आप प्राइस पे करोगे तो आपको गुड मिलेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप बताओगे कि भाई फ्री गुड हैज नो प्राइस, कॉमा मेकिंग इट नॉन रिजेक्टेबल, यू कैन कंज्यूम इट इवन इफ यू कैन पे फॉर इट और यू डू नॉट पे फॉर इट। सही है, उसकी कोई प्राइस ही नहीं है। समझ आइए आप कैसे डिस्टिंक्शन करोगे? ठीक है, आप एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठाकर इसको उल्टा कर देना, डिस्टिंक्शन हो जाएगी आपकी। सही है भाई? ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप इवैल्यूएशन दे देना इसको, और इवैल्यूएशन में आप बता देना कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई। फ्री गुड्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वो सबको सेटिस्फाई करेगा, पूरी आवाम के लिए होगा। प्राइवेट गुड लिमिटेड लोगों के लिए होगा जो उसके लिए पे करेंगे। सही है, आप ये बता दोगे। फ्री गुड की वैल्यूएशन क्या दोगे भाई? फ्री गुड वो गुड है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, वो पूरी आवाम के लिए होगा। प्राइवेट गुड वो गुड है जो पूरी आवाम के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के लिए होगा, क्योंकि उसके लिए प्राइस चार्ज हो रही होगी, और वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो फ्री गुड में तुम ये बता सकते हो रिसोर्स अनलिमिटेड है इसलिए इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। वो मैन मेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसकी सप्लाई भी लिमिटेड होगी। सही है? ओके। बेटा राइवल और एक्सक्लूडेबल तो ये बोलता है मेरे भाई, राइवल और एक्सक्लूडेबल तो ये बोलता है कि अगर एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। एक्सक्लूडेबल क्या कहता है? अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरा कंज्यूम होने से एक्सक्लूड हो जाएगा। आप इसको बताओगे कि भाई फ्री गुड की सिग्निफिकेंस ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि फ्री गुड पूरी आवाम को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसकी सप्लाई ही अनलिमिटेड है, और वो नेचर मेड है, मैन मेड नहीं है। जबकि प्राइवेट गुड जो है ना, वो जो लोग पे करेंगे उन्हीं को ही मिलेगा, उसलिए उसकी सप्लाई लिमिटेड है। ठीक है, ये आप इसको एवेल्यूएशन में बता दोगे। सही। नाउ लेट्स सी व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज। एक सेकंड। AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 3 मार्क्स। किस चीज के 3 मार्क दे रहा है? आओ देखते हैं। A free good is a good which is consumed by people without a situation of scarcity arising. There is enough of good to satisfy everybody and it has no opportunity cost such as sunlight. A private or economic good is good which is consumed by an individual for their own private benefit such as clothing. अब ये डेफिनेशन दे सकते हो कि प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। AO2 एनालिसिस। अब आप इसको एनालिसिस में क्या बताओगे? डिस्टिंक्शन बोली थी ना इसने, डिफरेंस बोला था, दोनों का डिफरेंस बताओ। आप बताओगे फ्री गुड इज नॉट स्कैर्स, इट डज नॉट रिक्वायर अ मार्केट, इसकी सप्लाई डिमांड के इक्वल है इसलिए कोई प्राइस नहीं है, इसको बनाने के लिए कोई FOP नहीं चाहिए, इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। सही है। फिर इसके बाद आप इसको बताओगे एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इसको लिंक करोगे कि भाई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, और एक के कंज्यूम करने से दूसरे की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेकिंग इट नॉन एक्सक्लूडेबल। सही। फिर आप इसको बताओगे प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल है, राइवल है, और इसको समझाओगे कि भाई अगर एक बंदा इसको कंज्यूम करेगा तो दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा। राइवल क्या है? अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा, एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे की कंजम्पशन कम हो जाएगी। और फिर आप एंड में इवैल्यूएशन दे देना। सही। ओके। पार्ट बी, असेस वेदर एजुकेशन शुड बी क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड और अ मेरिट गुड। 12 मार्क का क्वेश्चन है। कह रहा है एजुकेशन क्या पब्लिक गुड होगी या मेरिट गुड होगा, 12 मार्क का सवाल है। अच्छा अब देखो, पहले एक काम की बात डिस्कस कर लेता हूँ। काम की बात यह है कि आपको पार्ट बी देख के अपना डिसीजन लेना है कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। विच क्वेश्चन इज बेटर टू सेलेक्ट? ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि उसका पार्ट बी आसान है, लंबा है, लेकिन एक बात बता दूं, देखो 2 और 3 दोनों में एक मसला है। 2 आसान है लेकिन 2 का पार्ट भी बहुत लंबा है, क्योंकि दोनों पार्ट ए पार्ट बी की नॉलेज अलग अलग है। पार्ट ए PED का था, पार्ट बी YED XED का है, तो लंबा होगा लेकिन आसान है।
सही। थ्री वाले का पार्ट बी में ना लिखने के लिए कंटेंट लिमिटेड है, मतलब आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते, आपको बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि एजुकेशन पब्लिक गुड होना चाहिए, मेरिट। हमने तो पढ़ा यही है कि मेरिट होना चाहिए। मेरिट क्यों होना चाहिए आप बताओगे, एक्सटर्नल बेनिफिट है, फायदेमंद है, सही है, फिर इसको बताओगे। मेरिट गुड इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगा, लोगों को फायदा मिलेगा। मेरिट गुड को बताओगे, ये मसला है, मेरिट गुड की प्रोविजन को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लगा सकते हो। अब आप बताओगे कि भाई अगर एजुकेशन पब्लिक गुड है तो लोग इसके लिए पे नहीं करेंगे, फिर आप इसको नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल से लिंक करोगे। बताओगे कि भाई अगर एजुकेशन पब्लिक गुड हो जाएगा, टैक्स के थ्रू चार्ज होगा, तो ये नॉन राइवल होगा। किसी के ज्यादा पढ़ाई एजुकेटेड होने से दूसरे की एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉन राइवल हो जाएगा। फिर आप इसको बताओगे, फिर इसको आप एक और बात आप इसको बताओगे कि अगर एजुकेशन पब्लिक गुड है, टैक्स के थ्रू चार्ज हो रहा होगा, तो आप इसको बताओगे कि भाई एक बंदा अगर फुली एजुकेशन को कंज्यूम करे भी तो आप दूसरा एक्सक्लूड नहीं होगा उसको कंज्यूम करने से। आप पे करो नहीं करो ये नॉन रिजेक्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स के थ्रू ले लेगी। आपको लंबी करनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो है इजी ये भी, लेकिन लिखने के लिए कंटेंट कम है, ठीक है। अब इसकी मार्किंग स्कीम मैं ऑब्वियसली नहीं बना रहा क्योंकि आपको बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल चीज़ें लिखनी होंगी और नथिंग एल्स, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आपको एमएस क्या कह रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। आ जाए भाई। फ्री राइडर प्रॉब्लम बताओगे, गुड गुड गुड, फ्री राइडर प्रॉब्लम बताओगे, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। अच्छा भाई, पहले आप इसको डेफिनेशन दोगे, क्या बताओगे इसको कि भाई पब्लिक गुड वो गुड है जो सोसाइटी प्रोवाइड करेगी और सबको फायदा होगा। कॉजाई पब्लिक गुड नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको क्या बताओगे, आप इसको बताओगे पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है। वंस अ पब्लिक गुड हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर वन पर्सन इट इज नॉट पॉसिबल टू अदर पीपल फ्रॉम enjoying द बेनिफिट, सही है। दिस वॉट नॉट अप्लाई टू एजुकेशन। आप बता दो भाई एजुकेशन के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, किसी को आप रोक नहीं सकते कंज्यूम करने से, सही। फिर ये नॉन राइवल है, एज मोर पीपल कंज्यूम द पब्लिक गुड द बेनिफिट टू दोज ऑलरेडी कंज्यूमिंग इज नॉट रिड्यूस, कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट प्रिवेंट अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। अगर पढ़ाई पब्लिक गुड हो गई, एजुकेशन पब्लिक गुड हो गई, तो नॉन राइवल हो जाएगा, किसी के ज्यादा पढ़ाई करने से दूसरे की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन रिजेक्टेबल होगा, चाहे आप पे करो नहीं करो, आपको फायदा मिलेगा, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर एक और चीज बताओगे आप, फ्री राइडर का मसला है कि आप किसी को, आप जिस बंदे ने पे नहीं करा ना आप उसको एक्सक्लूड ही नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कैसे चार्ज कर रही होगी, टैक्स के थ्रू, ठीक है। फिर आप बताओगे मेरिट गुड के बारे में, मेरिट गुड क्या होता है, वो प्राइवेट गुड होता है, उसमें एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन। उसकी एग्जांपल बताओगे, अंडर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस है। फिर आप बताओगे कि भाई मेरिट गुड इसलिए प्राइवेट गुड है क्योंकि वो राइवल और एक्सक्लूडेबल है ना, प्राइस चार्ज हो रही होगी, क्योंकि कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर। तो भाई जो पे करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं पे करेगा उसको नहीं मिलेगा, मतलब एक्सक्लूडेबल है। फिर आप बताओगे कि भाई अगर एक बंदा ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तो दूसरे के लिए पढ़ाई कम हो जाएगी, दूसरे के लिए राइवल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको बता दोगे कि एजुकेशन और मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड है और अंडर प्रोड्यूस्ड है, प्राइवेट गुड प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सारी बातें करोगे, ठीक है भाई। मैंने बताया ना बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है, ठीक है। और फिर आप वही इवैल्यूएशन दे दोगे। देखो क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन में पहले आप दोनों के ऊपर डिबेट करोगे, सही है। उसके बाद आप कंक्लूजन क्या दोगे, इन कंक्लूजन एजुकेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सो शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेरिट गुड रेदर देन अ पब्लिक गुड। कह रहा है एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी करता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है, इसलिए इसको आप मेरिट गुड ही अज्यूम करो, पब्लिक गुड अज्यूम नहीं करो, ठीक है। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, ठीक है। Assalamu alaikum. So in today's class, we will be starting with section C. ठीक है, एंड योर सेक्शन सी इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप याद रखिएगा कि आपका जो सेक्शन सी है वो हमेशा कहाँ से होगा, वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक है। सही, अब पढ़ता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। एक्सप्लेन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल कह रहा है कि आप बताओ भाई कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की क्या वजह है, एंड कंसिडर वेदर सम एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल इन एन इकोनॉमी। ये कह रहा है कि भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या खत्म नहीं करी जा सकती, ये आपसे पूछ रहा है, सही है।
अब इस सवाल की मार्किंग स्कीम बहुत इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, हाँ भाई, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक डेफिनेशन देंगे। और उस डेफिनेशन का नाम क्या है? उस डेफिनेशन का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। आप क्या बताओगे इसको भाई? अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब बंदा काम करना चाह रहा होता है लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड वर्क ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको क्या डिफाइन करेंगे? उसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। उसके बाद आप इसको क्या डिफाइन करेंगे? उसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको याद है भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती थी जब बंदा वॉलेंटैरिली जॉब छोड़ देता था, सही है। या तो बंदा क्या करता था भाई, बंदा वॉलेंटैरिली छोड़ देता था, या तो बंदा क्या करता था भाई, या तो बंदा डिसमिस हो गया होता। डिसमिस का क्या मतलब है? डिसमिसल का मतलब क्या है कि उसको उसकी गलती की वजह से निकाल दिया। या तो उसको रिडंडेंट कर दिया होता। रिडंडेंट का मतलब क्या है? जॉब ही खत्म हो गई। या तो वो बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा हो, या तो वो क्या ढूंढ रहा हो, या तो वो बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा हो। अगर इन रीजंस की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अब ये बोल रहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो बताओ और इसकी कॉज बता दो। तो आप इसको है ना बताओ, पता है आप इसको क्या बताओ, आप इसको कॉज बताओ कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कॉज है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की एक और कॉज है, उसका नाम है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसको बताओगे कि बंदा फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड इसलिए होगा क्योंकि वो कोई बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा होगा, और उस जॉब सर्च करने के जो टाइम पीरियड होगा जिसमें वो अनएम्प्लॉयड होगा उसकी उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सही है। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की एक कॉज क्या है कि भाई फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड बंदा इसलिए होगा क्योंकि वो जब जॉब ढूंढ रहा होगा, कोई बेटर पेड जॉब सर्च कर रहा होगा, तो फॉर द टाइम बीइंग पीरियड वो अनएम्प्लॉयड होगा। उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी इसने क्या पूछी है? दूसरी इसने पूछी थी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के तो नाम में ही इसका मतलब है। तो डिफाइन आप क्या करोगे? आप इसको डिफाइन करोगे सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई आप इसको क्या बताओगे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हो। जब आप किसको इम्प्लीमेंट करते हो? जब आप न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि आप किसको अडॉप्ट करते हो? आप अडॉप्ट करते हो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स को। आप किसको अडॉप्ट करते हो भाई? आप न्यू टेक्नोलॉजी को। और आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स को जब अडॉप्ट करते हो तो इसका मतलब है आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो। सही, आप टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स को फॉलो करोगे तो लोग जो है वो लेबर से किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? कैपिटल के ऊपर। तो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ये नॉलेज तो पूरी हो गई। और अब एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस क्या कह रहा था पता है? कह रहा था कि क्या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ पार्ट इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि क्या वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप इसको बताओगे कि इनएविटेबल है या नहीं है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। जैसे भाई आधे से ज़्यादा लोग इसलिए भी अनएम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि जॉब वैकेंसीज होती हैं लेकिन उनके बारे में बताया नहीं जाता है। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए अनएम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि जॉब वैकेंसीज तो होती हैं, जॉब अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा होता, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। ऐसा ही है भाई। दूसरा डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स दैट द वर्कर वांट्स टू दैट द वर्कर वांट्स टू स्विच अ जॉब दैट द वर्कर वांट्स टू स्विच अ जॉब और नॉट। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि यार वर्कर को जॉब स्विच करनी भी है या नहीं करनी। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वर्कर को जॉब स्विच करनी है या नहीं करनी, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आप एंड में क्या दे दोगे? एंड में आप इवैल्यूएशन कर देना, खत्म हो गई कहानी। एंड में आप कुछ भी नहीं करना, एंड में आप इवैल्यूएशन कर देना।
और इसको बता देना कि भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ लोग वॉलंटरीली पर्पस के लिए जॉब छोड़ देंगे, और कुछ लोग बेटर पेड जॉब ढूंढने के लिए भी जॉब छोड़ देंगे। तो हमेशा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि कुछ लोग वॉलंटरीली मेंटल पीस के लिए, और कुछ लोग बेटर बेटर पेड जॉब के लिए, ज़्यादा इनकम के लिए, हाई इनकम के लिए अपनी नौकरी को स्विच करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी, उसको कभी भी ख़त्म नहीं करा जा सकता। दैट्स इट, इजी था। पार्ट बी पर चलता हूँ मैं। हाँ भाई, पार्ट बी क्या कह रहा है, चलें आगे। आ जाओ भाई, पार्ट बी देखते हैं क्या कह रहा है। पार्ट बी कह रहा है, assess whether the consequences of technological unemployment are likely to be more serious than those of cyclical unemployment। 12 मार्क का सवाल है। कह रहा है यार, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा सीरियस हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में। 12 मार्क का सवाल है। अच्छा, अब कोई बच्चा पहले मुझे ये बता दो कि यार सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी। आपको याद है भाई, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होती थी जब इकोनॉमी किसके अंदर होती थी, जब इकोनॉमी किसके अंदर होती थी, रिसेशन के अंदर। तो मुल्क में क्या क्या आती थी, जब मुल्क में क्या कर होती थी, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती थी, और रिसेशन वो सिचुएशन होती थी जब लोगों की इनकम कम होती थी, तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती थी। सही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये इसलिए आती है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी मुल्क में। सही है, इसको डिमांड एफिशिएंट भी कहते हैं। सही है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में से किसके कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा सीरियस हैं। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोगों को अब एक नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, हमें एक नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और वो किसकी है भाई, वो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि यार सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो आप इसको बताओगे कि यार सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब इकोनॉमिक साइकिल में चेंज आएगा, बिजनेस साइकिल में चेंज आएगा, जब इकोनॉमी रिसेशन के अंदर होगी। तो मुल्क में क्या आ जाएगी, मुल्क में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। सही है। अच्छा, फिर आप इसको बताओगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर आप इसको डिस्कस करोगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ भाई, जरा अपना आउटपुट देना शुरू करें। हाँ भाई, क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, बताएंगे प्लीज। हाँ भाई, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री के चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। पहले तो आप इसको ये बता दोगे कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हुई है कि इंडस्ट्री का पैटर्न और स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और अब वो वापसी चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फिर इसके बाद आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। फिर आप इसको बताओगे कि आपको वर्कर को क्या चाहिए होगी, वर्कर को न्यू स्किल्स चाहिए होंगी मशीन वशीन चलाने के लिए। ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है कि वर्कर को न्यू स्किल्स चाहिए होंगी मशीन चलाने के लिए। इसका मतलब है वर्कर को क्या देनी पड़ेगी, वर्कर को देनी पड़ेगी ट्रेनिंग और एजुकेशन। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस है भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। नुकसान क्या है कि वर्कर को क्या देनी पड़ेगी भाई, वर्कर को ट्रेनिंग एजुकेशन देनी पड़ेगी ताकि इसको नई स्किल्स है, इसको मशीन चलाने आए। सही है। और बताओ, और बताओ। और बताओ भाई। अच्छा, एक और मसला ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आई है टेक्निकल 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 प्रोग्रेस या स्किल्स ना आने की वजह से। ये अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए आई है कि टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं आती, नहीं नहीं आती है, वर्कर के पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, इसलिए वर्कर है ना, वर्कर कैन नॉट स्विच इज जॉब, वर्कर कैन नॉट स्विच जॉब इनटू अनदर इंडस्ट्री, जॉब इनटू अनदर इंडस्ट्री। भाई अगर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अगर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हर इंडस्ट्री लेबर से कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को फॉलो कर रही है, तो अब वर्कर अपनी जॉब अगर कहीं पर भी स्विच करता भी है तो वहां पर भी मशीन का आना ज़रूरी है। मतलब उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होगी। सही है।
ठीक है, तो आप ये बात लिख सकते हो कि वर्कर ऑक्यूपेशनली इमोबाइल होगा। आप ये बात मेंशन कर सकते हो कि ऑक्यूपेशनल, आप ये बात मेंशन कर सकते हो कि ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी होगी। यस, यू कैन मेंशन दिस थिंग। ठीक है। अच्छा, अब बताओ भाई मुझे, कौन इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस है? आप बताओगे इसको? कि वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अ फॉल इन एडी, ड्यू टू अ फॉल इन एडी एंड लेस जॉब वैकेंसी। भाई जाहिर सी बात है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है? जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है ना। जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है भाई? इसका कॉन्सिक्वेंस यही है, वर्कर के पास नौकरी नहीं होती है। क्योंकि रिसेशन में लोगों की इनकम कम होती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा और मुल्क में पॉवर्टी भी बढ़ रही होगी। ठीक है, ये मसला है एक, कॉन्सिक्वेंस है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एडी के कम होने से आती है। तो इसकी वजह से जॉब वैकेंसी कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगी। सही है। अच्छा, फिर एक और बात लिख सकते हो कि रिसेशन के वक्त जॉब लॉस हो जाएगी, जॉब लॉसेस ज़्यादा होंगे। जॉब लॉसेस ज़्यादा क्यों होंगे भाई? जॉब लॉसेस ज़्यादा इसलिए भी होंगे, क्यों? क्योंकि बिजनेसेस आर फोर्स टू शट डाउन, बिजनेसेस आर फोर्स टू शट डाउन। ठीक है, बिजनेसेस आर फोर्स टू शट डाउन और कट देयर आउटपुट, और कट देयर आउटपुट। ठीक है, बिजनेस या तो शट डाउन होने जा रहा है या तो फिर अपने आउटपुट को कट करना चाह रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर एंड में वही आपने एवेल्यूएशन देनी है, कौन ज़्यादा सीरियस है इकोनॉमी के लिए। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, मैंने जनरल जनरल सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा मसले वाली है, तो मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से कौन सी है। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल है, सिक्लिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्लिकल को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लगा सकती है और उसके थ्रू ये मसला सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट कैन यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू डील विद सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इशू। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को डील नहीं करा जा सकता। दुनिया में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन अपग्रेड होती जा रही है। सही है। और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। सही है, दुनिया के अंदर। अब इसका एक ही हल है कि वर्कर को ट्रेनिंग एजुकेशन देनी पड़ेगी जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ये लंबी कर सकते हो। ठीक है। सेट है भाई। क्वेश्चन नंबर मैं जा रहा हूं अब किसकी तरफ? 5 की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5? आओ देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लास में भी करा हुआ है भाई, नहीं करा हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। एक्सप्लेन टू टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन used by a country when trading internationally and consider whether one is likely to have more of an impact on the country's economy than the other। 8 मार्क का सवाल है, कह रहा है कि भाई आप दो टूल्स बता दो प्रोटेक्शनिज्म की और बताओ कि भाई कंसिडर वेदर वन इज लाइकली टू हैव, इनमें से कोई भी एक का इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी पे ज्यादा होगा या दूसरी की इकोनॉमी पे ज्यादा होगा। इन शॉर्ट, आप कोई भी दो टूल लिखकर एक टूल को पूरा समझा दो तो आपका काम हो जाएगा। अब गौर से सुनना भाई, मैं इसकी डिटेल मार्किंग स्कीम बनाऊंगा। ठीक है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम आप इसको बताओ, सबसे पहला काम आप इसको कोई भी दो टूल बता दो। सबसे पहले आप इसको दो टूल बताओगे, लेकिन दो टूल बताने से पहले आप इसको बताओगे कि यार ये प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। तो यार जरा कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म इज डन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म इज डन टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है भाई, ये प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन है। फिर आप इसको एक टूल बता देना, क्या बता दोगे? सिर्फ आप इसको दो टूल बताओगे, एक आप इसको बता दोगे टैरिफ और आप इसको एक बता दोगे कोटा। ये आपका नॉलेज हो जाएगी। हाँ भाई, जरा मुझे याद दिला दो टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है भाई? टैरिफ इज अ लिमिट, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड। ऐसा ही है भाई। टैरिफ क्या होता है सर? टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड। आप इसको टैरिफ बता दोगे।
कि सर टैरिफ क्या होता है? सर टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स होता है। कोटा क्या होता है सर? कोटा इज अ लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। कोटा क्या होता है भाई? कोटा होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर लिमिट। ये आपके नॉलेज तो पूरी हो गई। अब ये कह रहे हैं इन दोनों में से कोई एक समझाओ और बताओ कि इसका खुद की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा और दूसरी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये बताओ इसको, अपनी इकोनॉमी पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा या दूसरे की इकोनॉमी पे? तो आप इन शॉर्ट पूरा टैरिफ बता दोगे तो आपका दोनों इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पता चल जाएगा। सही है, अब मैं आपको पूरा टैरिफ रिवाइज करा रहा हूँ तो गौर से देखिएगा, ठीक है? आ जाए भाई, पूरा टैरिफ रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल गौर से देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ये टैरिफ क्या चीज़ है, तो देखो एक बात याद रखना। मैंने आपको ये बात पढ़ाई है कि टैरिफ क्या होता है, तो आपने मुझे बोला सर टैरिफ होता है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, ऐसा है भाई? सर टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स है, इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, इससे इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम होगा। लेकिन कितने से कम होगा वो कौन बताएगा? वो पीईडी बताएगा। ऐसा है भाई? तो आपने मुझे क्या बोला सर? आपने मुझे बोला टैरिफ होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स, जिससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। कितने से कम होगा वो मुझे पीईडी बता देगा। अब हम लोग पीईडी से दो रास्ते पे चले जाएंगे, एक इलास्टिक एक इन इलास्टिक के ऊपर। तो भाई जहाँ हम पीईडी की बात करते हैं तो हम पीईडी में बात करेंगे कि या तो इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक हो सकती है, या तो इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड क्या हो सकती है? इन इलास्टिक। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है और अब अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज़्यादा से कम होगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई? जिससे क्या कम हो जाएगी? जिससे आउटफ्लोस कम हो जाएंगे, जिससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में चला जाएगा? वो पॉजिटिव में चला जाएगा। सही। तो मुझे बताओ यार, अगर इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है और अब अगर टैरिफ की वजह से प्राइस थोड़े से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा से कम होगी, क्योंकि लोग फौरन क्या मारेंगे? स्विच मारेंगे। अब जो हमारा डोमेस्टिक रेजिडेंट था जो पहले इंपोर्टेड गुड खरीद रहा था, अब टैरिफ लगने की वजह से वो स्विच मारेगा। और वो स्विच किधर मारेगा? वो स्विच बैक मारेगा अपने गुड के ऊपर, और अपने गुड को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक गुड। तो इससे हमारे गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जिससे क्या बढ़ जाएगी? एग्रीगेटेड डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? आपने बोला सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, सर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और सर जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो मुल्क में क्या कम हो जाएगी? सर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। सही। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और मुल्क में ग्रोथ होगी जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। सही। फिर आप यहाँ से बताओगे कि यार एग्रीगेटेड डिमांड अगर बढ़ती है तो इससे दो चीज़ें होंगी। क्या होंगी भाई? एक शॉर्ट रन के अंदर होगी, और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो एक चीज़ लॉन्ग रन के अंदर होगी। ज़रा बताना भाई, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में हो जाएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो लॉन्ग रन के अंदर जो इन्फ्लेशन होगी उस इन्फ्लेशन का नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर इंपोर्टेड गुड की डिमांड इनइलास्टिक है और अब अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस टैरिफ की वजह से ज़्यादा से भी बढ़ती है तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कितने से कम होगी? बहुत थोड़े से कम होगी, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जब आप इंपोर्ट करोगे तो मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लोज बढ़ेंगे, और आपका कंट्री का जो बीओपी है वो किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। अच्छा, फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट का फायदा होगा कि गवर्नमेंट का क्या बढ़ जाएगा? गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, आप बताओ भाई, जब इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, वो सप्लाई कम करेगा। जब सप्लाई कम करेगा मार्केट में शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। मुल्क में एक इन्फ्लेशन आ गई, उसका क्या नाम है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही कह रहा हूँ भाई? ये आपने इसको बता दिया और इसके बाद आपने इसको टैरिफ की डायग्राम बना दी और एवेल्यूएशन दे दी, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, आपने टैरिफ की डायग्राम बनाई और आपने एवेल्यूएशन दे दी, आपने इसको बता दिया कि दोनों में से किस किसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली हमारी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। सही है, हमारा बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। सही है। और दूसरे मुल्क में कम इम्पैक्ट होगा। ठीक है। क्लियर है भाई? पार्ट है। अच्छा, क्या कह रहे हैं?
assess whether all consumers, all producers, and the government in a country will benefit equally from protectionism। कह रहा है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट तीनों को प्रोटेक्शनिज्म से इक्वली फायदा होगा। आपको तीनों का, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, तीनों के फायदे नुकसान बताने हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्शनिज्म से कोई फायदा नहीं है, कंज्यूमर को सिर्फ नुकसान है। देखो क्या कह रहा हूँ, कंज्यूमर को प्रोटेक्शनिज्म से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। क्या नुकसान है? एक तो ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है टैरिफ कोटा का लगना। ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक गुड की शॉर्टेज होगी, ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। अगर इंपोर्ट करा है तो भी ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। दूसरा, चॉइसेस कम हो जाएंगी। एक और मसला ये होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर को फायदा क्या होगा भाई? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा। एक और नुकसान हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा कंज्यूमर का। ये भी लिख सकते हो। अगर कोई इंपोर्टेड गुड मंगा रहे हो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ भी सकता है दोस्त। ठीक है। प्रोड्यूसर को क्या नुकसान है भाई? प्रोड्यूसर को नुकसान ये है कि इनइलास्टिक डिमांड होगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी। ये नुकसान है भाई। अगर आप बाहर से कोई ऐसी चीज इंपोर्ट करो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी। ये प्रोड्यूसर को नुकसान है। गवर्नमेंट को क्या फायदे नुकसान है भाई? गवर्नमेंट का नुकसान पहला ये है कि सामने से रिटेलिएशन ना हो जाए। जैसे अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ मारा, तो बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ट्रेड रिलेशंस आपके खराब हो जाएंगे। सही है, रिटेलिएशन हो जाएगी, सामने से भी वही चीज हो जाएगी। फायदे क्या है भाई? प्रोटेक्शनिज्म करता कौन है? गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, बीओपी स्टेबिलिटी। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट का एक और भी नुकसान बता सकते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आने की वजह से वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि प्राइस स्टेबिलिटी है, वो अचीव नहीं होगा। फिर आप बताओगे गवर्नमेंट को फायदा ये है कि दो इंडस्ट्रीज की मदद हो जाएगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कौन कौन, किस किस इंडस्ट्री की मदद हो जाएगी? सनराइज इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री और इन्फेंट, इन सारी इंडस्ट्रीज की हेल्प हो जाएगी। हमने एक और पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस पेपर वाज वेरी इजी। एंड इस पेपर के अंदर आपने सेक्शन सी के अंदर ये वाला सवाल करना था, क्वेश्चन नंबर 5, 4 वाला नहीं करना था। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 वॉज गुड टू गो, सेक्शन नंबर सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 वॉज गुड टू गो। ठीक है।